हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहिदास कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का है। जिस टॉपिक का नाम है जो रूलर्स थे इंडिपेंडेंट बंगाल के, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, यानी लिटरली अगर बात करें तो हम बंगाल के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और अगर आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इन सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ओके, और ये जो वीडियोज़ हैं ये उन सभी के लिए यूज़फुल है जो एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बंगाल, सबसे पहले बात करें तो बंगाल का फाउंडर कौन था, संस्थापक, तो वो बताया जाता है मुर्शिद कुल्ली खान को। ठीक है, मुर्शिद कुल्ली खान, इंडिपेंडेंट बंगाल। हमने पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था कि कुछ जो रीजन्स थे वो मुगल एम्पायर के अंडर भी इंडिपेंडेंट हो गए थे, जिसके अंदर ये एक रीजन था बंगाल, और जिसका हमने रूलर पढ़ा था कौन, मुर्शिद कुल्ली खान। ठीक है, तो बंगाल का फाउंडर मुर्शिद कुल्ली खान, ये इंडिपेंडेंट बंगाल का फाउंडर माना जाता है। ओके, इसके बाद अब ये देखिए, इसके अंदर लिखा है कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल बाई औरंगजेब। सबसे पहले अगर मुर्शिद कुल्ली खान के बारे में अगर बात करें तो मुर्शिद कुल्ली खान को औरंगजेब ने और बंगाल का दीवान अपॉइंट किया था, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था मुर्शिद कुल्ली खान को। किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ओके, फिर देखिए आगे, फिर आगे अगर बात करें तो इसकी कैपिटल किसको बनाया गया था, मुर्शिदाबाद को। ये देखिए मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद को इसकी कैपिटल बनाया गया। फिर अगर बात करें तो ये जो मुर्शिद कुल्ली खान था, इसने और जो रेवेन्यू को कलेक्शन था उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो किसी प्रकार का जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन न करें, इसके लिए उसने कई स्टेप्स भी लिए थे। ओके, तो ये था मुर्शिद कुल्ली खान। ठीक है, अब मुर्शिद कुल्ली खान के बाद में नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट बंगाल का रूलर बना वो देखिए कौन है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कौन था, सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुल्ली खान। ये मुर्शिद कुल्ली खान का सन इन लॉ था। ओके, और इसने बिहार के अंदर एक सूबा है, सूबा नाम की जगह है, उसको और बंगाल के अंदर मर्ज किया था। बिहार की जगह है ये सूबा, ये ध्यान से देखिए, बिहार की एक जगह है सूबा, इसको किसके अंदर मर्ज किया था, बंगाल के अंदर। ये किसने किया था, सुजाउद्दीन ने। और ये कौन था, ये मुर्शिद कुल्ली खान का और सन इन लॉ था। ओके, अब सुजाउद्दीन के बाद में नेक्स्ट है सरफराज खान। सरफराज खान के बारे में देखिए, ये सुजाउद्दीन का बेटा था। ठीक है, सुजाउद्दीन का बेटा। ओके, इसको एक टाइटल मिला हुआ था, क्या, आलम उद्दौला हैदर जंग, ये इसका टाइटल था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। क्या था टाइटल, आलम उद्दौला हैदर जंग। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। आगे देखिए, नेक्स्ट रूलर कौन है, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बारे में देखिए, यह बिहार का गवर्नर था। ओके, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, और इसने सरफराज खान को हरा के और उसको मार दिया था। कहाँ पर, एक युद्ध हुआ था गेरिया के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ गेरिया। ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर और अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया था और उसको मार दिया था, और खुद है वो बंगाल का नवाब बन गया था। ओके, और एक इसका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है, कई बार, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो वो क्या है कि इसने यूरोपियंस को और हनी बीज के साथ कंपेयर किया है। ये जो मधुमक्खी होती हैं, चिपक जाती है, तो उसी प्रकार इसने और जो यूरोपियंस थे उनका और जो कंपैरिजन है वो हनी बीज के साथ किया है। तो आपको क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा कि यूरोपियंस का कंपैरिजन हनी बीज के साथ करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, अलीवर्दी खान। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे जो नेक्स्ट है वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, अलीवर्दी खान का ग्रैंड सन था, अलीवर्दी खान का पोता था। ओके, कौन है, सिराज उद दौला। अब सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड के अंदर इसके कुछ ओपोजर्स थे, यानी इसके विरोधी कौन कौन थे वो देखिए।
बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। एक तो थी इसकी चाची आंट घसीटी बेगम, जिसका नाम था घसीटी बेगम, ओके। और दूसरा जो व्यक्ति था वो था शौकत जंग। शौकत जंग कौन था? ये पूर्णिया एक जगह थी, वहाँ का नवाब था, ओके। फिर नेक्स्ट है मीर जाफर, वो भी इसका ओपोजर था। ये मीर जाफर कौन था? ये सिराज उद दौला का कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, ओके। फिर एक व्यक्ति था जगत सेठ और एक था राय दुर्लभ। ये 5 व्यक्ति और इसके विरोध में थे, ठीक है। ये इसके खिलाफ है, कंस्पायरेसी करते रहते थे, ठीक है। नाम एक बार दोबारा देख लीजिए, आंट घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये जो सभी ओपोजर्स थे, इन्होंने और अली वर्दी खान के खिलाफ एक कंस्पायरेसी और क्रिएट की, ठीक है। उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। किसके खिलाफ है? सिराज उद दौला के खिलाफ। किसके साथ मिलके? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, ओके। तो कंपनी ने क्या किया कि एक कासिम बाजार के अंदर एक फैक्ट्री थी, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए नवाब एक बार जा रहे थे, तो उस कंपनी का इंस्पेक्शन नहीं करने दिया गया था, ठीक है। यानी नवाब उस कंपनी का इंस्पेक्शन करना चाह रहा था, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया कि आप इसका जो इंस्पेक्शन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस बात से और नवाब को गुस्सा आ गया, तो नवाब ने क्या किया? कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। ये देखिए, कलकत्ता को कैप्चर कर लिया और इसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। नवाब कैप्चर्ड कलकत्ता एंड रीनेम्ड इट एज ए अलीनगर, ओके। क्या नाम बदल कर रख दिया था? अलीनगर। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? तो वो था अली वर्दी खान, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति था माणिक चंद नाम से। क्या नाम था? माणिक चंद। माणिक चंद को और कलकत्ता का ऑफिसर इंचार्ज बना दिया गया था, ओके। क्या बना दिया गया था? ऑफिसर इंचार्ज, ओके। कौन था? माणिक चंद, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर एक इंसिडेंट हुई थी इसी टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लीजिए। ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट कब हुई थी? ये 20 जून और 1756 को हुई थी। 20 जून 1756 को, ओके। डेट याद रखनी है आपको, ये कि ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट है ये कब हुई थी, ओके। अब एक इतिहासकार है होलवेल। होलवेल के अनुसार अगर बात करें तो 1 मिनट 1 सेकेंड आप होल्ड करना। ब्लैक होल इंसिडेंट, एक इतिहासकार है होलवेल। होलवेल के अनुसार 146 इंग्लिश मैन थे, उनको एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, ठीक है। अगली सुबह जब ये रूम खोला गया तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि केवल और केवल 23 पीपल थे, वो जिंदा थे, यानी केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। और इस इंसिडेंट के बाद में रॉबर्ट क्लाइव है वो कलकत्ता आया था। पहले कहाँ था ये रॉबर्ट क्लाइव? मद्रास के अंदर, ओके। और माणिक चंद ने और ये जो कलकत्ता का जो ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया था, इसने क्या किया? कलकत्ता को और रॉबर्ट क्लाइव को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। तो ये थी ब्लैक होल इंसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक ट्रीटी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि क्या कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को हुई थी ये। कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में। नाम याद रखने हैं आपको, रॉबर्ट क्लाइव, सिराज उद दौला, ओके। अब इस ट्रीटी की कंडीशन क्या थी वो देखिए। कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखें तो कंपनी को और जो ट्रेड राइट्स थे वो दे दिए गए थे, और जो पहले बैटल लड़ा गया था उसके लिए जो वार कंपनसेशन था वो नवाब के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। यानी वार कंपनसेशन है वो नवाब के ऊपर इम्पोज कर दिया था। फिर कंपनी ने और कलकत्ता का जो फोर्टिफिकेशन है वो कर सकती है, ये परमिशन इस ट्रीटी के थ्रू मिल गई थी। और नेक्स्ट था कि कंपनी है वो नवाब के ओपोनेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड नहीं करवाएगी, उनको शरण नहीं देगी। कोई भी अगर नवाब के खिलाफ है तो वो कंपनी है वो उन लोगों को शरण नहीं देगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी इस अलीनगर की संधि की, ठीक है। तो 4 शर्तें हैं मुख्य मुख्य, आपको साफ साफ याद रखना है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो जो व्यापारिक अधिकार थे कंपनी को वो वापस दे दिए गए थे। युद्ध हर्जाना लगाया गया था नवाब के ऊपर, और कंपनी है वो कलकत्ता का
किलाकरण कर सकती है और किलाबंदी कर सकती है, और कंपनी है वो नवाब के और ओपोजर्स को शेल्टर प्रोवाइड नहीं करवाएगी। ये 4 मुख्य शर्तें थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। और किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में। ओके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। अब बैटल ऑफ प्लासी। अब वैसे तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ नाम आता है इसका रॉबर्ट क्लाइव का और सिराजुद्दौला का, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डेट देख लीजिए आप यहाँ पे, 23 जून 1757। ओके, किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये युद्ध। ओके, बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है ये। मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इससे देखने को मिलते हैं। अब एक कंस्पायरेसी का शिकार हो गया था नवाब, जिसकी वजह से युद्ध हार गया। मीर जाफर जो नवाब की तरफ था, सिराजुद्दौला की तरफ था, उसने विश्वासघात किया। ठीक है, बीट्रेड। और 3 व्यक्ति और थे, मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रेंच रेजिमेंट थी। ठीक है, 3 कौन कौन थे? मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रेंच रेजिमेंट थी। वो सिराजुद्दौला के प्रति लॉयल थी, वो सिराजुद्दौला के प्रति वफादार थी। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो ये क्या हो गया? बैटल ऑफ प्लासी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल हम मीर जाफर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये बैटल ऑफ प्लासी है वो थोड़ा सा देख लिया है। बाकी डिटेल से हम दोबारा और पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, मीर जाफर। नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट बंगाल का रूलर था वो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर को क्लाइव की लोमड़ी कहा जाता है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत बार आता है एग्जाम में कि मीर जाफर को क्या कहा जाता है? जैकल ऑफ क्लाइव। ओके, अब इस मीर जाफर ने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो 3 मेन मुख्य रीजन थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो ट्रेड राइट्स थे वो फ्री कर दिए थे, और कंपनी को ये ट्रेड राइट्स दे दिए थे। ठीक है, कि वो वहाँ पर फ्री में व्यापार कर सकती है, वहाँ पर उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो ये फ्री ट्रेड राइट्स किसके द्वारा दिए गए थे? मीर जाफर के द्वारा। किसको? ब्रिटिशर्स को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो मीर जाफर ने क्लाइव को 24 परगना की जिम्मेदारी दी थी। परगना मतलब कुछ 24 रीजन्स की। ओके, और उसने 2,34,000 पाउंड है वो क्लाइव को गिफ्ट किए थे। ये इतने रुपए उसने भी गिफ्ट किए थे। फिर मीर जाफर के खिलाफ भी और कंस्पायरेसी हो गई थी। सॉरी, मीर जाफर एक कंस्पायरेसी का शिकार हो गया था। कैसे? कि क्लाइव को लगा कि मीर जाफर डच के साथ मिलके और ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, बंगाल से, कि वो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका राज यहाँ से ख़त्म हो जाए। ओके, यानी उनकी जो कंपनी थी वो वहीं पे समाप्त हो जाए। ओके, वहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मीर जाफर को और गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और वहाँ पर मीर कासिम को अपॉइंट कर दिया नए नवाब के रूप में। नया नवाब कौन? मीर कासिम। ओके, कब बनाया गया था ये? 1760 में, 1760 के अंदर। ओके, तो ये था मीर जाफर। ओके, अब देखिए मीर जाफर के बाद में मीर कासिम। मीर कासिम के बारे में देखिए कि मीर कासिम ने एक ट्रीटी साइन की थी एक बंगाल के गवर्नर के साथ। उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? वानसीटाट। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, वानसीटाट के साथ है। और मीर कासिम ने एक संधि और पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, अब इस ट्रीटी की कंडीशंस क्या क्या थी? सबसे पहले देखिए 3 रीजन थे, बुरुद्वान, मिदनापुर और चितागोंग। कौन कौन थे? बुरुद्वान, मिदनापुर और चितागोंग, ये ब्रिटिशर्स को दिए जाएंगे। ओके, ये इस ट्रीटी की पहली कंडीशन थी। और ब्रिटिशर्स को और एक लाइमस्टोन की एक ये थी ट्रेड, लाइमस्टोन का जो ट्रेड किया जाता था उसके अंदर हाफ शेयर दिया जाएगा। और ये ट्रेड कहाँ से किया जाता था? ये सिलहट से किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये सिलहट। सिलहट कहाँ है? असम के अंदर। ठीक है, यहाँ से लाइमस्टोन का यानी चूने का व्यापार किया जाता था, और उसके अंदर हाफ शेयर यानी आधे शेयर है वो और कंपनी को दिए जाएंगे। ये इस संधि की शर्त थी। ओके, तो ये कौन हो गया? मीर कासिम। अब मीर कासिम के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे।
कुछ सुधार किए गए थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले देखिए कि इसने जो अपनी राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी। ठीक है, कहाँ शिफ्ट की थी? मुंगेर। और वहाँ पर एक आर्टिलरी की फैक्ट्री खोल दी थी। ठीक है, तोप खाने वहाँ पर रखे जाने के लिए, और वहाँ पर एक गन और कैनॉन्स की फैक्ट्री खोल दी थी। कहाँ पर? मुंगेर के अंदर। फिर उसने अपनी जो आर्मी थी उसको यूरोपियन स्टाइल के अंदर ट्रेंड किया था। ओके। और एक व्यक्ति था गुरगिन खान नाम से। गुरगिन खान कौन था? एक आर्मेनियन था, उसके अंडर कंट्रोल और उस आर्मी को ट्रेंड किया गया था। किस स्टाइल में? यूरोपियन स्टाइल के अंदर। ओके। फिर नेक्स्ट देखें तो इसके द्वारा एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था जिसको खिजरी जामा कहा जाता था। ठीक है, खिजरी जामा टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? ये मीर कासिम के द्वारा। ओके। किससे कलेक्ट किया जाता था? ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, राजस्व जो अधिकारी होते थे, उनसे ये टैक्स है ये कलेक्ट किया जाता था। ओके, नाम क्या था? खिजरी जामा। फिर नेक्स्ट रिफॉर्म के अंदर अगर बात करें तो उसने दस्तक का जो मिसयूज होता था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ये दस्तक क्या है? ये फ्री ड्यूटी पास होते थे। फ्री ड्यूटी पास यानी अगर आपके पास दस्तक है तो आप बिना किसी प्रकार का टैक्स दिए हुए एक बाउंड्री को यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अपना ट्रेड कर सकते हो, या ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा थी वो फ्री थी। ठीक है, जिसके पास दस्तक होता था। तो अब हुआ क्या कि इस दस्तक का मिसयूज होने लग गया था। ओके। तो इस दस्तक के मिसयूज को रोकने के लिए और मीर कासिम ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। उसने क्या किए थे कि जो सभी इंटरनल टैक्स थे, ठीक है, जो कि इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर लगाए जाते थे, जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर लगाए जाते थे, उन सभी प्रकार के टैक्स को हटा दिया। ओके। तो ये मीर कासिम के कुछ रिफॉर्म्स। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी टाइम का और आता है, बैटल ऑफ बक्सर। डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा बस नाम देख लीजिए किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो एक साइड तो कौन थे? मीर कासिम। कहाँ का था? बंगाल का। फिर सुजाउद्दौला अवध का। ठीक है, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर था। ठीक है, ये एक साइड थे तीन। फिर सामने कौन था? ये ब्रिटिशर्स कमांडर इन चीफ कौन था? हेक्टर मुनरो। ओके, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था ये? बैटल ऑफ बक्सर। ओके। शाह आलम सेकंड ने क्या किया? युद्ध के बीच में ही और मुनरो की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। मीर कासिम वहाँ से भाग गया था और ब्रिटिशर्स है वो इस युद्ध को जीत गए थे। ओके। अब इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को इस युद्ध में जीतने के बाद में क्लाइव को वापस इंडिया भेजा गया था। कब? 1765 के अंदर। ओके, 1765 के अंदर वापस क्लाइव है वो इंडिया आया था। ओके, तो ये बैटल ऑफ बक्सर की कुछ बेसिक डिटेल थी। ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पे मीर कासिम का नाम आता है इस युद्ध के अंदर, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में एक ट्रीटी हुई थी, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। देखिए स्क्रीन के ऊपर किस किस के बीच में? शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच में। ओके, क्या शर्तें क्या थी कि जो रेवेन्यू और जो सिविल राइट्स थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, वो कंपनी को दिए जाएंगे। इलाहाबाद और एक कड़ा रीजन था वो शाह आलम सेकंड को दिया जाएगा, और कंपनी है वो 26 लाख रुपए देगी मुगल एम्परर को। ओके, तो ये तीन शर्तें थी। कौन कौन सी? कि जो रेवेन्यू राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो कंपनी को दिए जाएंगे। इलाहाबाद और कड़ा रीजन है वो शाह आलम सेकंड को दिया जाएगा, और कंपनी 26 लाख रुपए और मुगल एम्परर को देगी। तो ये तीन शर्तें थी किसकी? इलाहाबाद की पहली संधि की। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। ओके, किस किस के बीच में? शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ओके, फिर आती है सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दूसरी ट्रीटी क्या थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 16 अगस्त 1765 को किस किस के बीच में? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ओके, इलाहाबाद और जो कड़ा रीजन था वो अवध से ले लिया गया था और शाह आलम सेकंड को दे दिया गया था। ठीक है, ये जो कंडीशन थी ये फर्स्ट ट्रीटी के अंदर ही हमने पढ़ी है। फिर जो अवध था उसके ऊपर और वार कंपनसेशन लगाया गया था 50 लाख। ओके, ये इस संधि की शर्त थी कि अवध की वजह से युद्ध हुआ है तो अवध ये जो युद्ध का है वो हर्जाना देगा। ओके, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अवध की जो सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली और अवध को एक बफर जोन यानी बफर स्टेट घोषित कर दिया था। ये एग्जाम में याद रखना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बफर स्टेट किसको डिक्लेयर किया गया था? अवध को। ओके, कौन सी ट्रीटी में? सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर। कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। ओके, अब आगे देखिए कुछ बेसिक बातें कि मीर जाफ़र को
बंगाल का गवर्नर दोबारा बना दिया गया था। और फ्यूचर के अंदर ये मीर जाफ़र का बेटा था नजम उद दौला। क्या था? नजम उद दौला नाम था उसका। उसको फ्यूचर में यानी मीर जाफ़र के बाद में और बंगाल का गवर्नर बनाया जाएगा। ओके। अब क्लाइव ने यहाँ पे एक ट्रीटी कंक्लूड की, किसके साथ? नजम उद दौला के साथ। और वहाँ पर ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर दिया था बंगाल के अंदर। तो ये देखिए ड्यूल सिस्टम क्या था। ड्यूल सिस्टम के बारे में ध्यान से समझिए कि एक तो होते थे दीवानी राइट्स और एक होते हैं निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स यानी ये किसके पास होते थे? कंपनी के पास। निजामत राइट्स किसके पास? ये नवाब के पास। दीवानी राइट्स के अंदर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अधिकार दिए जाएंगे लेकिन उसके अंदर आपको किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन निजामत राइट्स जो कि नवाब के पास होते थे उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती थी, राइट्स कम होते थे। ठीक है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट था। किसका अरेंजमेंट था? राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट्स का एक अरेंजमेंट था। ओके। अब कंपनी है वो 53 लाख रुपए है वो नवाब को, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए कंपनी है वो किसको देगी? नवाब को देगी 53 लाख रुपए। यानी प्रशासन के अंदर जो खर्च होता है ये वो और कंपनसेट करने के लिए 53 लाख रुपए देगी। ओके, तो ये था ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था बंगाल, इंडिपेंडेंट बंगाल के अंदर कौन कौन रूलर्स थे हमने डिटेल से डिस्कस किए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली गई है। आपको अलग से पढ़ने की और शायद ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो को अंदर जैसे बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से इसके अंदर सभी जो टॉपिक्स थे, जो स्टेटमेंट थे वो इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में अगर आपको अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।